Hello guys, welcome back to my channel. This is me Rizwan and you are watching Rizwan RJ YouTube channel. दोस्तों आज की वीडियो में हम कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से बात करने जा रहे हैं. You would see a lot of videos on YouTube जो कि कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से बताते हैं. इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं. 6 स्टेप्स हैं टोटल और 6 स्टेप्स मैं आपको ईजीली बताऊंगा. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड वेरी ईजीली. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद मैं कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूं और इन्हीं वीडियोस से आपकी काफ़ी हेल्प आउट होगी. इसमें आइल्स की वीडियोस होंगी. इसमें जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो कैसे जो है प्रोसेस होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, वो सारा कुछ मैं आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा. तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो ये एक्सप्रेस एंट्री एक्चुअली 2020 तक ये चल रही है और 2020 तक इनको 3 लाख न्यू कैंडिडेट्स और 3 लाख न्यू लोग चाहिए जो कि कनेडियन पीआर अप्लाई कर सकते हैं और उनको कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस दी जाएगी कनाडा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से. तो दोस्तों ये मैं सारी एक्सप्रेस एंट्री को 6 स्टेप्स के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इन 6 स्टेप्स के अंदर ये सारी कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस आपका इसी के अंदर शामिल होगा. तो इन 6 स्टेप्स को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए. इन्हीं 6 स्टेप्स के इर्द गिर्द तमाम एक्सप्रेस एंट्री घूमती है. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 इज ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट. ओके, तो स्टेप नंबर 2 इज द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. आपकी इंग्लिश या फ्रेंच की लैंग्वेज जो है उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. स्टेप नंबर 3 फाइल क्रिएशन फॉर ITA. ITA स्टैंड्स फॉर इनविटेशन टू अप्लाई. उसके लिए आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ती है. इन सारे स्टेप्स की मैं आपको डिटेल आगे वीडियो में बताने वाला हूं. अभी मैं जनरली आपको 6 स्टेप्स बता रहा हूं. Step number 4 documents arrangement. Step number 5 visa submit applications or submit visa application. And step number 6 the visa stamping. जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप होगा वीज़ा, वो स्टेप नंबर 6 पे आता है. तो चलिए अभी डिटेल के साथ इन सारे स्टेप्स पे बात करते हैं. स्टेप नंबर 1 आपका आता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट. तो दोस्तों इसका मतलब ये है जितने भी आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल के अंदर जो एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल किया, उसके ऊपर आपको जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि आपकी डिग्री होती है या आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं या मार्कशीट्स होती हैं आपके इंटरमीडिएट की, सेकेंडरी की, हाई स्कूल की या यूनिवर्सिटी लेवल की. तो इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या डिग्रीज या ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, इनको आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है. वो वेरीफाई किन किन तरीकों से होता है? वो वेस है, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है. उसके बाद IQAS है, ICAS है. ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक प्रोसेस के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहां पे मंगवाते हैं. वहां पे मंगवा के और ये आपको डायरेक्ट वहां पे नहीं भेजना है. आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे या अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे जहां पे आपने उस डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया, जहां पे आपने उसको पास किया, जहां से जिस अदारे से आपको वो डिग्री इश्यूज हुई हैं, वहां पे जाके आप जो है वो इनको पहले वेरीफाई करवाएंगे. वेरीफाई करवा के वो सील्ड एनवेलप के अंदर वहां पे भेजेंगे. इसका मैं डिटेल प्रोसेस जो है वो एक अनदर वीडियो में आपको सारी डिटेल में बता दूंगा. तो आपको मैं बेसिकली बता रहा हूं कि ये होता क्या है. वो सारे वेरीफाई करवा के आपकी रिपोर्ट आ जाएगी ऑनलाइन. उस रिपोर्ट के थ्रू आपको बता देंगे कि आपकी एजुकेशन जो है वो कनाडा के हिसाब से कौन सी एजुकेशन है और आपको CRS पॉइंट्स कितने मिलते हैं. CRS पॉइंट्स क्या है वो भी मैं आपको आगे जो वीडियोस आ रही हैं मेरी, उन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि CRS जो स्कोर होता है वो क्या होता है. तो ये जो ECA होता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, इसमें आपकी 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के और 14th स्टैंडर्ड के या मास्टर्स डिग्री या PhD कोई भी डिग्री आपके पास है, इन सब को वेरीफाई किया जाता है और ये वैलिड होता है 5 साल के लिए. एक बार आपके ECA हो जाए वेस के थ्रू या IQAS या ICAS के थ्रू हो जाए तो ये 5 साल के लिए आपका वैलिड होता है. तो स्टेप नंबर 2 आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कनाडा के अंदर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज पाई जाती हैं. एक है इंग्लिश और एक है जो फ्रेंच. तो इन 2 लैंग्वेज के अंदर आपको जो है वो बहुत ही प्रोफिशिएंट होना चाहिए अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं. ये बहुत ही ज़रूरी है. तो इसके लिए आप ब्रिटिश काउंसिल से आइल्स भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे अपने कंट्री के लिहाज से कोर्सेज हैं वो जो कनाडा रिकमेंड करता है वो भी आप कर सकते हैं. अभी UAE, फिलीपींस या इन ममालिक में कनाडा के अंदर तो ये जो 3-4 ममालिक हैं इनके अंदर एक और सिस्टम चलता है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली और जो सबसे जो बेहतर होता है वो आइल्स होता है. आप आइल्स अगर करते हैं तो आइल्स के अंदर आपके जितने अच्छे स्कोर होंगे, जितने अच्छे आप स्कोर आइल्स के अंदर लेते हैं, उतने चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं और उतने ही CRS
स्कोर आपका ज्यादा होता है। तो आइल्स के अंदर आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पावर देखी जाती है कि आपके कितनी स्पीकिंग पावर है और कितना आप लिख सकते हैं और कितना चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मिनिमम आपके बैंड जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता है, जितने आप बैंड लेंगे उसके हिसाब से आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे और उसके हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा और आपका CRS स्कोर हाई होगा। जितना CRS स्कोर हाई होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों स्टेप नंबर 3 है आपका प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन का स्टेप जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन प्रोफाइल अपनी क्रिएट करते हैं। उसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको आइल्स टेस्ट और ECA जो कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है, आपको जो मैंने पहले 2 स्टेप्स बताए हैं उनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपकी फाइल क्रिएट होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको जमा करवाते हैं, फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर जब आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है आप इंतजार करते हैं ITA का। ITA स्टैंड्स फॉर इनविटेशन टू अप्लाई। इनविटेशन टू अप्लाई कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि आप इसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आगे अपना प्रोसेस शुरू करें, अपना जो भी जितना भी प्रोसेस है वो शुरू करें, आपको कनाडा में इनवाइट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली इनविटेशन टू अप्लाई। दोस्तों स्टेप नंबर 5 आपका आता है डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट। डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट का मतलब ये होता है जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है उसके बाद वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपने फिल करके, वो डॉक्यूमेंट आपने पूरा उसको बोलते हैं कि अरेंज करके उनको भिजवाने होते हैं। वो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे आपने अरेंज करने हैं, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो आपके, चाहे आपका उसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, उसके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आता है, जिस कंट्री के अंदर आप लास्ट 6 मंथ से ज्यादा रहे हैं उस कंट्री का आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने कोई ट्रैवल किया किसी दूसरे ममालिक में, किसी दूसरे मुल्कों में आप जाते रहे हैं, ट्रैवल विजिट किया है, आप उसके भी जो है वो रिकॉर्ड आप उनको देना पड़ता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स आपको देने पड़ते हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है और आपके जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं उन सबको आपने अरेंज करके उनको देने होते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों अगला स्टेप हमारे पास आता है वीजा सबमिट एप्लीकेशन के हवाले से। दोस्तों जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवा देते हैं, उसके बाद आपने वीजा सबमिट एप्लीकेशन करवानी होती है। उसके अंदर आप अपनी फीस जमा करवाते हैं। आपकी फीस मैं आपको बता दूंगा। तो वीजा फीस आपकी एक बंदे की, सिंगल बंदे की फीस होती है 1040 कैनेडियन डॉलर्स। मैं अभी की आपको बता रहा हूं, आने वाले वक्त में ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। अगर आपके साथ चाइल्ड भी हैं तो आप पर चाइल्ड के हिसाब से $150 आप देते हैं, या अगर आपके साथ स्पाउस है तो उसकी आप 1040 कैनेडियन डॉलर्स आप उसके पे करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फीस है जब आप जो है वो वीजा सबमिट करवाते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तो ये फी आपको देनी पड़ती है। इसका टाइम जो है वो 6 महीने का टाइम तकरीबन लग जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 6 महीने का होता है, लेकिन आपकी फाइल जो है वो 2 to 4 मंथ्स के दरमियान आपका जो है वो रिजल्ट आ जाता है या आपको वीजा आ जाता है। तो इस लिहाज से आपका प्रोसेस चलता है। तो लास्ट स्टेप आपका आता है वीजा स्टैंपिंग। वीजा स्टैंपिंग के हवाले से आपको पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें आपको जमा करवानी पड़ती हैं। आपकी कंसर्न एम्बेसी या कंसर्न जो भी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कंसर्न ऑफिस या कंसर्न एम्बेसी के अंदर आपको भिजवानी होती है। वो चीजें आप जब भिजवाते हैं तो आपके तकरीबन 1 वीक के अंदर वो वीजा लग जाता है। उसकी वीजा की फी आपने उसी वक्त सबमिट करवानी है लास्ट स्टेप के हवाले से। तो दोस्तों ये एक जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आप इसके हवाले से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो मेरी आइंदा सी वीडियोस होंगी वो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से होंगी। तो इसके अंदर मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी कंसल्टेंट एजेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपनी फीस चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियोस के हिसाब से आपको तमाम नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।